हो गया है क्वेश्चन, बताओ। बोलो भाई। सेकंड वाला नहीं हुआ है, फर्स्ट वाला हो गया है ना। दो दिए थे। थोड़ा बोलना, क्वेश्चन बोलो क्या था स्टार्टिंग का पहला वाला। एक सेकंड रुको। रुक जाओ एक सेकंड, बोलेंगे तब बोलना। किस टॉपिक पे था? डाइपोल पे था क्या? पहला वाला बोलो, अरे बोलो। 3 पॉइंट वाला है, प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट दिस ऐसे करके दिया है ना। ठीक है, तुम लोग भाई क्यों एक दिन आते हो 4 दिन आराम करते हो? अभी भी कुछ चल रहा है? पेपर ख़त्म हो गया ना? नहीं ख़त्म हुआ? ये इधर कुछ 2-4 हैं, सब भाई लोग वही हैं। तुम बताओ भाई पीछे। मिस्टर सनी, प्रयागराज कुंभ नहाने? अरे तो हम तो गए थे, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हो, मिले क्यों नहीं सर से? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या। आओ भाई डेली आओ, ठीक है। क्लासेस आपकी इसीलिए चलाई जा रही हैं। द 3 पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस 2q और एक है प्लस क्यू, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट, देखो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है ये। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, देख लेना पॉइंट सही लिख रहा हूँ कि नहीं। z इज इक्वल टू 0, पहला वाला यहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। माइनस 2q वाला कहाँ प्लेस्ड है? तो माइनस 2q वाला ओरिजिन पे है शायद, 0,0,0, ठीक है। ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, समझ आना x y z है। और तीसरा क्या है? प्लस क्यू है ना, ये वाला है कितने पे? a,0,0। एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक नेट डाइपोल मोमेंट का क्या वैल्यूज़ होगा और कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में। दो चीज़ बतानी है। क्या बतानी है? p की मैग्नीट्यूड बतानी है और इसका क्या बताना है? डायरेक्शन, मतलब किसके लॉन्ग होगा, कहाँ होगा, ये बताना है। तो पहले हम इनको कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस है, x y z बना लेते हैं। x है, y है और ये क्या है? z है। तो ओरिजिन पे होगा तो यहीं होगा कहीं। पहला वाला माइनस 2q क्या यहाँ रख देंगे? 0,0,0 यही ना है, ठीक। अच्छा अब बताइए, इसको लीजिए प्लस क्यू वाले को, वो भी प्लस क्यू है बट ये पहला प्लस क्यू देखो। y इज इक्वल टू ए पे है, बाकी सब जीरो है, तो क्या y इज इक्वल टू ए, तो बस y एक्सिस में चला है। बाकी x में और z में न बाहर निकला है न इधर चला है, ओनली किस पे चला है? y पे। तो y वाला यहाँ होगा, क्या है ये भाई? 0,a,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, समझ रहे हो ना। अगला ओनली x एक्सिस में चला है, तो सर x एक्सिस में चला है तो क्या यहाँ पे कहीं रहा होगा? क्योंकि बस देखो x एक्सिस में ही तो a है, बाकी सब तो जीरो है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? प्लस क्यू, ये भी क्या है? प्लस क्यू। कितना आसान सा क्वेश्चन है। a,0,0। अब एक बात तुमसे पूछे, ये माइनस 2q है तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हो? माइनस क्यू कॉमा माइनस क्यू जुड़ेगा तो टोटल माइनस 2q ही तो होगा। अब एक बार माइनस क्यू इसको दे दोगे तो क्या एक डाइपोल बना लेगा? और एक माइनस क्यू इसको दे दोगे तो क्या डाइपोल बना लेगा? क्या बन गया? 2 डाइपोल सिस्टम। अब बताओ इसका डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ क्या इधर होगा? P1 नाम दे दे। और इसका डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ क्या नाम होगा? P2 होगा। P1 और P2 निकाल के जोड़ोगे तब ना नेट डाइपोल मिलेगा, समझ रहे हो। तो क्या यही नेट डाइपोल है? तो डायरेक्शन तो मिल ही गया, किसके लॉन्ग होगा? P1 और P2 के बीच में। मतलब देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये इसी प्लेन में है ना। किस प्लेन में है? x और y।
अरे एक्स और वाई की जेड से तो कोई लेना देना है ही नहीं उसको, क्योंकि जेड पे है ही नहीं पॉइंट। तो किस प्लेन में लाई कर रहा है डाइपोल मोमेंट? एक्स एंड वाई प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन मिल गया, इनके बीच में होगा। अब एक बात बताओ, क्या एकदम मिड पॉइंट भी हो सकता है क्या? हाँ सर, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है ए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है ए, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट भी तो सेम होगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर दो वेक्टर सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या एकदम बाइसेक्टर पे होता है क्या? जैसे 5 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो भी होगा क्या एकदम बीचों बीच में होगा, क्योंकि दो फोर्स अगर इक्वल हैं तो एकदम बीच में फोर्स निकलता है। मतलब इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, तो क्या एकदम बीचों बीच में होगा। वैल्यू कितनी होगी? तो जोड़ दीजिए, दो वेक्टर कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। तो क्या P1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? P2 का स्क्वायर अंडर रूट में। P1 की वैल्यू कितनी होगी? तो Q इंटू में A, और P2 की वैल्यू भी कितनी है? Q इंटू में A। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या 2QA हो जाएगा क्या? 2QA यही होगा ना, और स्क्वायर भी है ना, सॉरी स्क्वायर भी है भाई। देखो क्यों मैं Q इंटू ए लिख रहा हूँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कितना? Q इंटू में 2A, तो 2A डिस्टेंस होता था, अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? केवल A है, तो Q इंटू ए ही होगा, ठीक है। और उसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2Q स्क्वायर A स्क्वायर, यही होगा। तो क्या मैं इसको √2QA लिख सकता हूँ क्या? क्या यही आंसर होगा नेट डाइपोल मोमेंट में? अब डायरेक्शन तुम लिख ही सकते हो अलोंग एक्स वाई प्लेन, बस खत्म। क्लियर है भाई? दूसरा बताओ क्वेश्चन। अच्छा, डबल वाला क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल किया जा रहा है, यही ना? ठीक है, वेट, क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ, कहाँ गया? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डाइपोल, नहीं है, नहीं है, नहीं, सॉरी, ये तो आप कर ही लोगे। पूछा है वो किस डायरेक्शन में, हाँ ये बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, यही ना? इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल इज इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल और डिस्टेंस आर नाउ इज डबल, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटर पे रखा गया है, ठीक है। इक्वेटर पे अगर रखा गया है तो इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल एंड डिस्टेंस आर नाउ डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, सुनिए भाई क्वेश्चन सुनिए, वेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल इज E। अब इक्वेटर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बताओ, कोई बताए? कौन सी एक्सिस? जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ की इक्वेटर लाइन कौन सी होगी? दो लाइन होती है, एक ये और एक ये, क्या यही इक्वेटर है? इसी को तो इक्वेटर कहते हैं, समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन के हिसाब से द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल मतलब क्या है? एक्सियल होगा। इक्वेटर मतलब ये मत समझना इक्विटोरियल वाला, इक्वेटर मतलब परपेंडिकुलर नहीं, इक्वेटर मतलब अगर ये डाइपोल है भाई -Q + Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही चल रहा है, समझ रहे हो? तो क्या एक्सियल कहलाएगा ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सिस पे, किसके एक्सिस पे चल रहा है? डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के स्ट्रेंथ को एंड डिस्टेंस आर नाउ डबल, दोनों को डबल कर दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? तो बताओ इक्वेटर पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहले अभी डबल नहीं किया हूं, तो क्या 2kp/r/q या xq कुछ लिया जाता है क्या? अरे एक्सियल का यही होता है क्या? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है, तो 2kp/x³ आता है, आइडियल डाइपोल कंसीडर किया हूँ। मैंने बोला किसको किसको डबल करना है? क्या डाइपोल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है, डबल कर देना है, और किसको डबल करना है बताना? दो चीज़ को बोला है ना, डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब क्या है? x है, x की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देनी है, कितना कर देना है? डबल कर देना है। तो बताओ क्या फैक्टर चेंज करेंगे, मतलब फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर हम ई एक्सियल फिर से निकाल रहे हैं,
ई एक्सीएल का अगला केस 2k, p की जगह पे क्या हम 2p रख सकते हैं, पहले का डबल हो गया, और एक्सीएल इसको भी डबल करोगे तो क्या 2x हो जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो, पहले x का क्यूब था, डबल किया तो 2x का क्यूब हो गया। अब बताओ 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4kp हो गया, ठीक है सर। तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 2 ही रहने दो, ठीक है, तो समझ में आएगा, क्योंकि 2kp तो हमारा पहले था ही, तो 2kp रहने दो, अभी 2 यहाँ चल रहा है। ये कितना हो जाएगा 8, ये एक्स क्यू हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो क्या ई एक्सीएल हो जाएगा हमारे पास। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, दो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये नया वाला है तो ई डैश कर देते हैं। तो हम क्या ई डैश अपॉन में ई करें तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, ई डैश कितना है 2kp अपॉन में 4x3, अरे यही है ना 2kp अपॉन 4x3, अपॉन में कितना 2kp अपॉन में कितना x3, क्या ये कैंसल आउट हो जाएंगे, हो जाएगा ना, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या बचा है 1/4। तो ई डैश अपॉन ई इज इक्वल टू कितना आया e/4, ई इधर चला गया, मतलब पुराने वाले का क्या 1/4 टाइम्स हो रहा है। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस को डबल और डाइपोल के स्ट्रेंथ को डबल। तो डाइपोल का स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट p है और डिस्टेंस x है, इसको डबल किया, आंसर e/4 आया। आसान सा क्वेश्चन है भाई। चलिए हेडिंग डालते हैं, आइए नए टॉपिक पे चलते हैं। देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हो गया है आपका। डाइपोल मोमेंट हो गया है, डाइपोल से टॉर्क हो गया है, गॉस थ्योरम ही जाना होगा। गॉस थ्योरम पहले डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता है, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, तब गॉस लॉ आता है, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ चीज़ें पहले देखिए, हमें गॉस थ्योरम पढ़ना है। गॉस थ्योरम किस लिए पढ़ाया जाता है, पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए। हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। थोड़ा इस पे बात करते हैं, व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फिजिक्स में देखो, वेक्टर को, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तुम्हें पहले से पता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसे प्लेट लिया है, जैसे ऐसे सामने रखा गया है, ये प्लेट ऐसे मान लो मैंने रख दिया, ये प्लेट है, तुम समझ गए होगे कि ये प्लेट ऐसे रखी गई है। इस प्लेट का लेंथ कितना है, अगर देखा जाए तो ये L है और इसकी विड्थ है B है, ठीक है। तो इसका एरिया होगा, तो एरिया कितना होगा, L इंटू बी लिख देते हो, L इंटू बी, L डॉट बी, L क्रॉस बी, ऐसे लिखा जा सकता है। बट फिजिक्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम्हें पता है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर L है और एक वेक्टर क्या है B है। अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनका प्रोडक्ट अगर तुम कर रहे हो, L इंटू बी अगर कर रहे हो, तो आंसर भी अगर वेक्टर आ रहा है तभी तो हम इसको एरिया वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब सर ये भी वेक्टर रहा होगा, ये भी वेक्टर रहा होगा, और दोनों का प्रोडक्ट बीच में कैसा प्रोडक्ट लेके आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में याद करो, डायरेक्शन को बताने के लिए क्या राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता था। तो ध्यान से देखो, L यहाँ है, B यहाँ है, तो L से B जब आएंगे तो एरिया वेक्टर किधर दिखाई देगा, बाहर। मतलब अगर हम इसका निकालें तो L से B आए या B से L जाएं तो एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरह दिखेगा हमें, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, ये चीज़ ये भी होती है कि ये वेक्टर L है, ये वेक्टर B है, तो अगला यहाँ या बाहर होगा, बाहर होगा तो क्या इससे कितने डिग्री एंगल पे बना होगा, क्या 90 डिग्री एंगल पे बना होगा। मतलब इस प्लेन से बाहर जब भी जाएगा तो L से भी कितना बनाएगा 90, और B से भी कितना बनाएगा 90। मतलब सर इस सरफेस से जब भी एरिया वेक्टर निकलेगा तो क्या परपेंडिकुलर निकलेगा, क्या 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। मतलब कहना ये मैं चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी है एक एरिया, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमेशा जब भी तुम किसी सरफेस को ड्रॉ करोगे, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, तो हमेशा उस सरफेस से ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक स्फीयर बना दिया, तो इस स्फीयर का एरिया वेक्टर तुम्हें बनाना है, तो क्या इसका एरिया वेक्टर कहीं पे भी बना लो, स्फीयर का मतलब एक बॉल है,
ठीक है, एक बॉल है, तो इसका एरिया वेक्टर तुम कहीं से बनाओगे तो क्या हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलना चाहिए, मतलब एक ऐसी लाइन निकलनी चाहिए जो फील हो कि कहाँ से जा रही हो, इसके सेंटर से, तभी तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। समझ रहे इतनी बात? तो ये इसका एरिया वेक्टर है। अच्छा, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ऐसे बनाया है, एक सिलेंडर बना दिया, इसका एरिया वेक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो बताओ इसके एरिया वेक्टर में कितने एरिया वेक्टर बनेंगे? क्या टोटल इसके 3 एरिया वेक्टर बनेंगे? एक ऊपर और एक नीचे कर्व जो सरफेस है उसका अलग, और ऊपर नीचे जो इसका रेडियस वाला मतलब सर्कल वाला पार्ट है उसका अलग। तो इनका एरिया वेक्टर क्या सरफेस से बाहर की तरफ होगा? जो भी लिखते हो A1 A2, इसका एरिया वेक्टर क्या नीचे की तरफ होगा, A2, और जो कर्व सरफेस एरिया है क्या उसका एरिया वेक्टर भी यहाँ बाहर की तरफ होगा, जो भी DA या D3 या A3 जो भी नाम दिया है आपने, क्या इसके 3 एरिया वेक्टर होंगे? क्लियर है इतनी बात? तीनों देखो ध्यान से अलग हो सकते हैं, वो बात अलग है। अच्छा सर, नीचे का रेडियस ऊपर का रेडियस इक्वल है तो दोनों एरिया वेक्टर सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, एक ऊपर रहेगा तो दूसरा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर है? तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस दिमाग में ये भर लो। और कैसे रहती है एरिया वेक्टर, तो हमेशा सरफेस से आउटवर्ड। एरिया लिख देता हूँ बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑलवेज in a outward direction and perpendicular to the plane, उस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखिएगा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के। अगर ऐसे प्लेन में रखा है तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये है, अगर ऐसे सर्कल में रखा है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये है, अगर ऐसे रखा गया है तो इसका परपेंडिकुलर ये है, नीचे वाले के लिए ये है। ठीक है, जैसे मान लो एक बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो तुम्हारी तरफ हो सकता है या तो पीछे हो सकता है। तुम इधर से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए इधर होगा, मैं पीछे से देख रहा हूँ तो मेरे लिए पीछे होगा। ठीक है, यही बस है, एरिया वेक्टर समझना है। अब क्यों एरिया वेक्टर समझाया गया, बिकॉज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसीलिए आपको पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसीलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज आपको पढ़ना है गॉस थ्योरम। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया था EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी, एक इमेजिनरी लाइन थी, पॉजिटिव से निकलती थी और निगेटिव की तरफ जाती थी। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, एक प्लेट है जिस पे केवल पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और किसकी तरफ जाएगा, तो निगेटिव की तरफ जाएगा। ये हम मानते हैं बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। अगर इसी के बीच में, जैसे सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 ऐसे निकली, तो मैं इसके बीच में कोई एक सरफेस, एक कोई प्लेन ले जाके रख देता हूँ, कोई कंडक्टर रख देता हूँ। अगर इस कंडक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एकदम परपेंडिकुलर ऐसे निकल गई, चारों पार करके ऐसे छेदते हुए इसको निकल गई, चारों पार कर गई, तो उस केस में अब इसका नाम EFL नहीं होगा। अगर किसी प्लेन से यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाती है परपेंडिकुलर, तो उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो? फ्लक्स का मतलब होता है ना कि किसी सरफेस से, किसी एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, तो समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसको फाई से डिनोट किया जाता है और नीचे छोटा सा ई लिख देते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक है। अगर ये मैग्नेटिक है तो नीचे क्या लिख दिया जाएगा, बी लिख दिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हमने डिफिनीशन देखा, क्या हम बोल सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर passes through a conductor and parallel and perpendicular to the plane, it known as
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भाई देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे सपोज करिए ये प्लेट है भाई, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, ऐसे 5 6 मैंने बना दिए, 6 है। ध्यान से देखो, एक, चलो और एक बना देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 है। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि इसमें बताओ फ्लक्स कितना है, फ्लक्स, तो तुम बोलोगे सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मगर इस एरिया से बस कितने परपेंडिकुलर निकल रहे हैं, 3, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3। समझ रहे हो इतनी बात, क्लियर है? मतलब फ्लक्स का मतलब बस उस एरिया से परपेंडिकुलर लाइन पास होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब समझो, जैसे मान लो ये एरिया है, ये एक सरफेस रखा है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो मेरी तरफ होगा या तो इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो मेरी तरफ आए तब इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो इसकी तरफ जाए, इधर जाए। तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर के साथ साथ ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं कि पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। अरे भाई एरिया वेक्टर या तो मेरी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर आ रही है, तभी तो फ्लक्स कहलाएगी। समझ गए? अच्छा ठीक है, ये बात समझो थोड़ा। अगर मैं इस एरिया के वेक्टर को, मतलब जो एरिया था, ये छोटा सा प्लेट था, इस प्लेट को अगर मैं बड़ा कर देता हूं भाई, तो क्या जितनी लाइन बाहर जा रही थी क्या वो भी पास करने लगी? मैंने एरिया बढ़ा दिया, क्यों भाई, एरिया बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक मान लो बाहर निकल ही रहा है अभी, ठीक है। तो टोटल कितने फ्लक्स की वैल्यू हो गई, 6, ठीक है। पहली चीज, पहले तो ये समझे कि फ्लक्स होता क्या है, दूसरे में ये समझे कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया हमने बढ़ाया तो क्या फ्लक्स बढ़ गया, ठीक, और बड़ा कर देते तो क्या ये भी आ जाता, थोड़ा और बड़ा करते तो जो बाहर था वो भी आ जाता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक, जो देखो ये छोटा सा ही कंडक्टर रखूं, कंडक्टर अभी उतना ही छोटा है जितना पहले था, बट मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी भाई मेरे, ये देखो ध्यान से, बाहर अभी भी निकल रहे हैं बहुत सारे, मगर क्या मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या ये डेंस हो गया? किसकी इंटेंसिटी बढ़ाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब सर क्या यहाँ पे फ्लक्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या यहाँ पे भी 7 फ्लक्स हैं क्या? ध्यान से देखो, इतने ही छोटे एरिया में 7 फ्लक्स कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बढ़ा दिया है। तो दो यहाँ पे केस मिले, फाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जितना बड़ा करते जाओगे क्या फ्लक्स बढ़ता जाएगा। और दूसरे केस से बोल सकते हो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, क्या फ्लक्स की संख्या बढ़ गई है, क्या नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। ये दो केस मिले, तो यहाँ से हम फॉर्मूला चाहें तो बना सकते थे, मगर भाई लोग दिमाग में ये भी बात आया कि ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो तुम निकाल रहे थे ये सीधे ही चले, हो सकती है तिरछी हो जाए। भाई मेरे, क्या ये ऐसे भी तो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हो सकती है ना। तो क्या ऐसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अगर तिरछी हो गई तो क्या मुद्दा ऐसा नहीं है कि मैं देखूं कि इसके एरिया वेक्टर से ये कितने डिग्री एंगल पे है, थीटा, तो मैं इधर वाला कंपोनेंट क्या ले लूँगा, ई कॉस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अब बताओ एरिया वेक्टर की तरफ कौन चल रहा है, ई कॉस थीटा। क्या यही वाला बस पकड़ना है, क्या इसका काम है? नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मगर हम ऐसे इस वाले बात को, ये अधूरा है, इसको न बोल के मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कॉस थीटा। ई भी आ गया इसमें और डायरेक्शन भी आ गया। अगर तिरछा चलेगा तो ये वाला कॉस लेना है, सीधा चलेगा तो नहीं लेना है कॉस, ओनली ई ले लेना।
समझ गए? तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। क्या लिखा जा सकता है? क्या समझ रहे हो? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 1, देन क्या यहाँ से फॉर्मूला बन गया ई ए कॉस थीटा। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके साथ अगर कॉस आ रहा है तो क्या इनके बीच में प्रोडक्ट क्या रहा होगा? डॉट का। तो क्या ई डॉट ए लिखा जा सकता है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। क्लियर है इतनी बात? अच्छा अब यूनिट बताओ। अच्छा कैसी क्वांटिटी है पहले ये बताओ। डॉट प्रोडक्ट है तो नाम ही से पता चल गया कि सर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बट ध्यान दो, फ्लक्स भले से स्केलर है मगर ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। सर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे होगा? तुम ध्यान से समझो। तुमको बताया क्या गया है कि ये सर एरिया वेक्टर है। इधर से देखो, ये एरिया वेक्टर है। इस एरिया वेक्टर से अगर तुम्हारी तरफ फ्लक्स निकल रहा है, अच्छा पहले छोड़ो निकल रहा है फ्लक्स, ये इसका एरिया किधर होगा? तुम देख रहे हो इसको, तुम्हारी तरफ होगा। अब मैं इधर से अगर फ्लक्स इंटर करा रहा हूं तो क्या तुम्हारी तरफ ही निकलेगा? इंटर कराया हूं मैं इसमें, ठीक है? तो मैं अगर इंटर करा रहा हूं तो फ्लक्स तुम्हारी तरफ निकलेगा। तो ए और थीटा के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा तुम्हारे लिए? मेरे लिए मत पूछना 90 कैसे भाई मेरे, तुम्हारी तरफ एरिया ही है और फ्लक्स भी तुम्हारी तरफ चल रहा है तो थीटा 0 होगा। और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो क्या यहाँ पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा, और 0 कब हो रहा है? जब किसी एरिया में फ्लक्स क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या पॉजिटिव रहेगी क्या? और फ्लक्स कितना रहेगा? ओनली ई ए रहेगा क्या? समझ रहे हो? अब यही मुद्दा समझो। अभी भी ये ऐसे है, अभी इंटर कर रहा था, तुम्हारे लिए क्या था कि तुम्हारे लिए था कि तुम्हारी तरफ आ रहा था। अब देखो, अब उधर से ये अंदर आ रहा है, समझ रहे हो? अब अंदर आ रहा है, बस मैंने क्या किया? डायरेक्शन चेंज कर दिया फ्लक्स का। इंटर अभी भी कर रहा है, अंदर अभी भी आ रहा है, मगर तुम्हारे लिए तो बाहर जा रहा है ना। मेरे लिए अंदर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तुम्हारे लिए कहाँ जा रहा है? यहाँ से तुमसे दूर जा रहा है, मतलब क्या है? बाहर जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या एरिया वेक्टर तो अभी भी तुम्हारी तरफ है इसका। बट क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने ई लिखा है, ई क्या वो तुमसे दूर जा रहा है? तो क्या दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया? 180 अगर एंगल हो गया, cos 180 क्या माइनस होता है क्या? तो इस केस में क्या हम बोल सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 180। 180 मतलब ये इंटरिंग था, या तुम ऐसे लिख सकते हो तुम्हारे लिए बाहर, अरे तुम्हारे लिए क्या बाहर आना है तो क्या इसको आउटवर्ड लिख सकते हो, और ये तुम्हारे लिए कहाँ है? इनवर्ड, मतलब क्या अंदर जाना है क्या? तो इनवर्ड मतलब 180। समझ गए? तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव, और निगेटिव होगी तो कितनी होगी? माइनस ई ए होगी क्या? अब जीरो कितने पे होगी? जब 90 डिग्री होगा। 90 कैसे हो सकता है? सर इसी पे ग्रेज करते हुए निकल जाए, ऐसे ही रखा है, मगर मैंने फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना ऐसे भेजा ना ऐसे भेजा, इसी पे ग्रेज कर दिया। ध्यान से देखो, क्या ये ई साइन थीटा 0 कर देगा क्या? क्योंकि इसी सरफेस पे ऐसे ग्रेज करते हुए निकल जा रहा है, सरकते हुए निकल जा रहा है। तो इस केस में थीटा अगर क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। याद रहेगा ये बात? देखो ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 हो रहा है, फिर भी एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है? डायरेक्शन इसके पास रहेगा, अंदर जाना बाहर आना, फिर भी एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। तो इसको मोस्टली टाइम में टेंसर भी लोग बोल देते हैं, बट फिर भी आप स्केलर की तरह इसको ट्रीट करिएगा। अब सुनिए, यूनिट बता दीजिए हमको, इसकी यूनिट क्या होती है भाई? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होगी? तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बोल सकते हैं। समझ रहे हो? वहाँ पे जब जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो आपने टेस्ला उसला भी पढ़ा होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? ये हमारी इसकी यूनिट है, यही एसआई यूनिट है इसको। अच्छा मैंने एक बात और बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं? तो बोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर से मीटर कट जाएगा, तो बोल्ट मीटर भी क्या इसकी यूनिट हो सकती है क्या?
फ्लक्स की। तो याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ही रहेगा, ये भी इसकी एसआई यूनिट हो सकती है, और करके लिख दिया। ठीक, डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेना, एरिया का निकाल लेना, लिख नहीं रहा हूँ, पूछा जाता है भाई, यही सब तो आपसे पूछा जाएगा। अब सोच रहे हो कि कैसे निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना जानोगे तभी ना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, एरिया नहीं होता है। कितना टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो MLT-2 फोर्स का हो गया, और Q का कितना होता है? AT। क्या T ऊपर चला जाएगा? तो M रहेगा, L रहेगा, T ऊपर चला गया तो -3 हो जाएगा, और A पे क्या हो जाएगा? -1। अब देखो ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में क्या लगा है? एरिया। तो क्या एरिया का L2 होगा? क्या L2 मिलके इसके साथ कितना हो जाएगा? ये फ्लक्स का हो गया। देन फ्लक्स इज इक्वल टू ML3 T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है इतनी बात? बस खत्म, यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी फॉर्मूला याद रखिएगा, E A cos थीटा E डॉट A। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, गॉस थ्योरम पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले लिख लो बताते हैं, गॉस थ्योरम में बताया जाएगा। हो गया। एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन में दिया है वेबर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट मीटर, जूल पर कूलम। वोल्ट मीटर, ठीक है, ध्यान देना, यही बता रहे थे, ऑप्शन देख लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे अभी वैसे कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमें मेनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सब टॉपिक है ना वही पढ़ना पड़ेगा। गॉस लॉ जो है, गॉस थ्योरम, इसी पे बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ही देख लेते हैं। गॉस थ्योरम भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट कर लिए हो भाई।
इस पे बेसिक फार्मूला जो बनेगा ना, तुम फार्मूले पे अभी मेनली देखो क्या है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक क्या है, एक तरीका है जिसको गॉस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। तो गॉस लॉ ही देखते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद है भाई? स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना। देखिए समझिए पहले, गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी इनक्लोज सरफेस है, मतलब कोई एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर, बस ऐसे समझो, एक कोई इनक्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज अगर बंद किया गया है, मतलब अगर नहीं है तो हम बंद कर लेंगे, हमारे पास कोई एक ऐसा फिगर है ना, एक ऐसा शेप है जिसके अंदर एक चार्ज को बंद किया गया है, ठीक। ध्यान से समझना, मैंने बोला किसी सरफेस के अंदर एक चार्ज को इनक्लोज किया गया है। तो गॉस ने बताया कि जब भी किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज होता है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होती है। समझ रहे हो? फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बात सुनो। मान लो एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर एक चार्ज है जो कि Q है, तो मैं पूछूं कि बताओ उस डिब्बे से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, तो गॉस के अकॉर्डिंग उस डिब्बे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन क्या रहा होगा, ε0 रहा होगा। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब भी किसी डिब्बे में या किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर बंद है तो उस चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, तो उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। क्लियर है इतनी बात? और ε0 पता ही तुम्हें क्या होता है, तो इस चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इस चार्ज का 1 क्या होगा, ε0। मतलब क्या मैं Q/ε0 बोल सकता हूँ क्या, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इनके थ्योरम को ऐसे बस लिखा गया, क्या लिखा गया, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, E डॉट ए को इन्होंने DA या DS बोला, टोटल फ्लक्स होता है E डॉट DA। अब DA समझो क्या होता है, अभी फिगर से समझा रहे हैं। DA का मतलब हम देखो इस पे छोटा सा क्या एक एरिया कट कर सकते हैं, अगर उस एरिया को देखें तो उस एरिया का वेक्टर क्या बाहर की तरफ होगा, उस एरिया का नाम क्या रख सकते हैं, DA। ऐसे छोटे छोटे एरिया पे अगर हम देखते चलें तो क्या सब एरिया ऐसे ही बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा, और इससे फ्लक्स जो निकलेगा वो भी कैसे निकलते हुए दिखाई देगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में अगर हम देखें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डॉट हटा के क्या cos 0 cos 90 कुछ भी जो भी लगाना है क्या लगाया जा सकता है। अभी ये नहीं बता रहे कि cos कैसे हटाओगे, बस कहने का मुद्दा ये है कि मैं E डॉट DA लगाया। तुम एक बात बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस R है, यहाँ से भी R है, यहाँ से भी R है, कहीं पे भी निकालोगे तो R है डिस्टेंस, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट रहेगा, तो ओनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाए तो DA 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 छोटा छोटा एरिया जोड़ते जोड़ते क्या पूरा सरफेस का एरिया कर सकते हैं क्या। इन्होंने यही बात बोली है, बोलिए अगर टोटल फ्लक्स निकालना है ना तो E डॉट DA करिए और उसका कैसा इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन कर दीजिए, मतलब पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हमारा टोटल फ्लक्स आएगा। और ये टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो जो भी इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है उस चार्ज का कितना 1/ε0 टाइम्स होगा। दैट इज द गॉस लॉ। समझ रहे हो? इसी को बस गॉस लॉ बोला गया। फाई टोटल इज इक्वल टू E डॉट DA या E डॉट DS, दोनों बोल सकते हो। किसी किसी बुक में DA की जगह DS लिखा होगा। DS इज द स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया।
तो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। यहाँ पे चार्ज Q था तब Q अपॉन एप्साइलन नॉट है, चार्ज 2Q होता तो 2Q अपॉन एप्साइलन नॉट होता। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे Q अपॉन एप्साइलन नॉट अच्छा है लिखने के लिए, मैं क्या लिख दूँ 1 अपॉन एप्साइलन नॉट, बाकी जिसका फैक्टर है वो फैक्टर आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एप्साइलन नॉट और यहाँ पे क्या बंद है Q, तो Q लिख दिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात? इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है मैं वो स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट जानना जरूरी है। क्या लिखा है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed 3D surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। आओ थोड़ा ये बात प्रूव भी करके देख लेते हैं। 2 लाइन का प्रूव है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टोटल फ्लक्स निकालना है हमें। टोटल फ्लक्स थोड़ा बताओ, क्या मैं टोटल फ्लक्स को E डॉट डी ए लिख सकता हूँ? मैंने अरे मुझे पता है कि फ्लक्स होता कितना है, E इंटू में E डॉट में A होता है ना फ्लक्स, बट टोटल निकालना, इसी फिगर के लिए टोटल निकालना है। सोच के बताना, इस फिगर के लिए अगर टोटल निकालना है तो क्या मुझे, देखो मैं छोटा सा एरिया कट किया हूँ, ऐसे इसमें कितना एरिया होगा, लाखों हजारों एरिया होंगे, तो क्या मैं छोटे से एरिया को क्या डी ए लिख सकता हूँ और इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब पूरे सरफेस के लिए, इसीलिए क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है 360, मतलब टोटल पूरे क्लोज सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया, क्या ध्यान से देख के बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, कोई बताए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, के, चार्ज कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या R स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या यही होगा कि Q और डिस्टेंस कितना है R, तो R स्क्वायर। कहीं पे भी निकाल लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बट बाहर आने से पहले किसको हटाना पड़ेगा, अरे डॉट को हटाना पड़ेगा, तो डॉट हटेगा तो क्या होगा बताओ, ई डी ए। बताओ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा क्या, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ओनली क्या ई डी ए लिखा जाएगा। अब बताओ क्या ई बाहर आ जाएगा क्या, अब डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए जोड़ते जोड़ते क्या इस पूरे स्पेयर का, स्पेयर है सर्कल नहीं है, इस पूरे स्पेयर का क्या आ जाएगा, क्योंकि सरफेस कैसा है 3D, पूरे स्पेयर का क्या आ जाएगा एरिया, तो डी ए जोड़ते जोड़ते एरिया ए आएगा, और स्पेयर का एरिया क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आया फ्लक्स। बस सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना आया है 4 पाई आर स्क्वायर आया है क्या। थोड़ा ध्यान से देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, के की जगह पे क्या रख सकते हो भाई 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, इंटू में क्या चल रहा है क्यू, इंटू में क्या है 4 पाई, क्या 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना आ गया क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट आ गया क्या। टोटल फ्लक्स कितना आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर कोई बंदा इसके रेडियस को बड़ा कर देता, बस ऐसे समझना, इसके रेडियस को R लिया है, अगर तुम इसके रेडियस को कैपिटल R ले लेते तो क्या इतना बड़ा स्पेयर बनता। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी चार्ज को, चार्ज वही है, बस मैंने इसके रेडियस को बड़ा कर दिया। अब बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी उतना ही होगा। सोच रहे हो क्यों, तो फिर करके देखो। अब बताओ क्या इस पे छोटा छोटा एरिया कट करना पड़ेगा, तो एरिया कट करोगे तो एक एरिया कितना निकलेगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी कितना निकलेगा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लो क्या E ही रहेगा,
कांस्टेंट। अच्छा दूसरी चीज बताओ, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन, अब क्या कैपिटल आर स्क्वायर होगा, अरे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस कितना हो गया है, कैपिटल आर हो गया है। ठीक, बताओ अब फिर इसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो डॉट हटेगा तो ई डी ए कितना होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, इंटीग्रेशन वनली किसका होगा, डी ए का। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और डी ए जोड़ते जोड़ते क्या इस बड़े वाले का एरिया, और बड़े वाले का एरिया क्या 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 पाई, ऊपर क्यू चल ही रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर अभी भी कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मुद्दा ये है कि आप छोटा सा डिब्बा लिए थे तो भी आंसर क्यू अपॉन कितना आया, एप्सिलॉन नॉट, बड़ा किए तो भी आंसर कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, क्या इसी पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो ना। मान लो मैं यहाँ पे चार्ज 2q कर देता तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती, के 2q अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे के 2q अपॉन आर स्क्वायर रखा जाता, सब कट जाता, 4 पाई से 4 पाई सब, तो ओनली बस क्या बच जाता 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ चेंज हुआ नहीं, बस आपने चार्ज जो बढ़ाया है क्या वही चार्ज आया है। इसीलिए इन्होंने बोला है कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, Q इनसाइड, जो उसके अंदर बंद था उसी के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। इट इज़ द अल्टरनेट मेथड फॉर फाइंडिंग द फ्लक्स। फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, बट हम एक अल्टरनेट मेथड बनाए। जैसे देखो रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा ओम्स लॉ लगा के आप रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो, मगर किरचॉफ का लॉ भी आया है। किरचॉफ का लॉ क्यों आया है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम केसीएल केवीएल लगाते हैं, बट वो भी तो वही फाइंड आउट करता है जो ओम्स के लॉ से हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे सॉल्व करते थे। वो एक अल्टरनेट मेथड है, मतलब दोनों से सेम आंसर आ रहा है बट मेथड्स बदल गए हैं। वही कहानी यहाँ है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, बट हम एक अल्टरनेट मेथड लेके आए जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बात देखो, यहां तक तो प्रूव हो गया, बट ये जो मुद्दा निकल के आया इससे क्या हम नोट डाउन कर सकते हैं, हम नोट डाउन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। क्या सरफेस के शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज इनक्लोज इन देम। उसमें कितना चार्ज इनक्लोज है, क्या इसी पे बात पे बस डिपेंड कर रहा है। तो ये यहां से ये बात यही निकल के आती है कि net electric flux does not depend on shape and size of surface, 3D surface होगा surface, it only depend on charge इनक्लोज देम। उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है बस इसी बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। पहले इतना नोट करो जहाँ तक हो सके, ये प्रूविंग है, ये बात आप लिखो ना लिखो वो लिख लेना। ये फिगर आप छोटा वाला ही बनाना, बड़ा वाला मत बनाना। बड़ा वाला मैंने बस समझाने के लिए बनाया। ये चार्ज कितना लेना है, क्यू लेना है। ठीक है, पढ़ दे रहा हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ अ 3D सरफेस, इट्स ओनली डिपेंड ऑन अ चार्ज इनक्लोज देम। उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है बस इसी बात पे वो डिपेंड करेगा।
हो गया। चलिए नेक्स्ट इसके बाद सुनिए भाई, ध्यान से देखिए। हम बात करेंगे ये जो गॉस थ्योरम है ना भाई, गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे किसी सरफेस में गॉस थ्योरम अप्लाई होता है। देखो गॉस थ्योरम एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो हम क्लास 12th में बात बताया जाता है कि गॉसियन सरफेस एक टर्म होता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ गॉसियन सरफेस, अभी इस पर बात करेंगे। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी, जैसे इसमें इनके डिफिनीशन में लिखा है कि चार्ज क्लोज होना चाहिए एक 3D सरफेस के अंदर। मान लो मैं एक प्लेट लेता हूँ और इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज रख देता हूँ, तो क्या ये चार्ज क्लोज है 3D सरफेस में? नहीं। तो क्या इससे फ्लक्स नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है। तो क्या गॉस थ्योरम इस पे नहीं अप्लाई हो पाएगा? सर अभी नहीं हो पाएगा, मगर इसको अप्लीकेबल बनाना पड़ेगा। मतलब गॉस थ्योरम जो है ना, वो हम कह सकते हैं हर जगह यूज हो सकता है, बट उसका यूज करने का तरीका मुझे आना चाहिए। समझ रहे हो कि कैसे हम उसे यूज करते हैं। हम जैसे कहना चाह रहे थे कि मैंने एक प्लेट पे चार्ज रख दिया, तो क्या 3D सरफेस में क्लोज ही नहीं है? हम लिख सकते हैं क्या 1/ε0? नहीं लिख सकते हैं। 1/ε0 टाइम चार्ज जब इनक्लोज होगा तब लिखा जाएगा, जब इनक्लोज ही नहीं है तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मैंने एक हेमी स्फीयर लिया और हेमी स्फीयर के एकदम सेंटर पे मैं चार्ज को रख दिया Q चार्ज। मैंने बोला बताओ कितना फ्लक्स होगा इस चार्ज से, तो तुमने लिख दिया Q/ε0 टाइम्स। क्या ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर ये चार्ज क्या इनक्लोज है 3D सरफेस में? नहीं। तो इसको 3D सरफेस में पहले इनक्लोज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बताना ये चाह रहे हैं कि गॉस थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है। उसको एप्लीकेबल करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए मुझे कुछ तरीके, पर्टिकुलर तरीका सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें किस पे बात करनी पड़ेगी? गॉसियन सरफेस पे। व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस? तो थोड़ा ध्यान से देखो, यही फिगर नंबर 1 से मैं गॉसियन सरफेस सिखा देता हूँ। गॉसियन सरफेस ये कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ चार्ज रखा है, तो उसको एकदम सिमेट्रिक में ऐसा ड्रॉ करो, एक ऐसी सिमेट्रिक बनाओ कि ये पूरा का पूरा इनक्लोज हो जाए। मैंने इसी के जस्ट ऊपर एक ऐसा स्पेयर, आधा कटोरी नीचे था, आधा कटोरी ऊपर रख दिया। मतलब एक कटोरी नीचे थी, एक कटोरी ऊपर रख दिया। बताओ क्या एक स्पेयर में बंद हो गया है? जो ऊपर मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किया है वही एक गॉसियन सरफेस है। गॉस ने अपने हिसाब से उसको ड्रॉ कर लिया। अब बताओ इसके हिसाब से, इस पूरे स्पेयर के हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए था? Q/ε0, क्योंकि शेप एंड साइज पे थोड़े डिपेंड करता है, उसमें R और से कोई लेना देना उसको नहीं है। आंसर कितना आएगा? Q/ε0। बट बताओ क्या हमें ये आधा अपने हिसाब से ड्रॉ किए हैं, क्या इस आधा को हटाना पड़ेगा? तो इसका मतलब जितना आया है उसका बस क्या कर देना है? आधा। मतलब क्या यही टोटल फ्लक्स कहलाएगा क्या? समझ गए हो? क्लियर है इतनी बात? जैसे मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के एकदम ऐसे ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज को रख दिया। अब बताओ क्या 3D सरफेस में पैक्ड है? नहीं सर, ऊपर रखा है, तो ये पेन के ऊपर रख दिए चार्ज, तो क्या 3D में है? अंदर होता तब ना 3D में होता। जस्ट ऊपर रखा, तो क्या जितनी हाइट का ये सिलेंडर है, क्या उतनी ही हाइट का सिलेंडर ऊपर भी रख दें? मतलब अगर h हाइट का है, तो h हाइट का सिलेंडर अगर मैं ऊपर रख देता हूं, तो क्या ये इनक्लोज हो जाएगा अब 3D सरफेस में? अब पहले इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर के लिए आंसर कितना आना चाहिए था? Q/ε0, मगर इसी का आधा बस हमें यूज करना है, तो क्या इसका 1/2 कर देंगे? समझ रहे हो इतनी बात? क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास प्लेट है भाई, इस प्लेट के ये सेंटर से A/2, प्लेट का जो साइड है वो AA है। कितना है? AA है। इस प्लेट के सेंटर से A/2 हाइट पे एक चार्ज रख देता हूं। मैं पूछता हूं बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो तुम थोड़ा ध्यान से देखो। क्या एक, ऐसे समझो, एक प्लेट था, ये रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है, स्क्वायर प्लेट में है, क्योंकि सब साइड ए है इसका, ठीक है। एक स्क्वायर प्लेट था, इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? A/2 पे मैंने एक चार्ज रख दिया है। तो इसका मतलब सर ये इससे A/2 है, तो एक प्लेट ऊपर रख दीजिए, उससे भी कितने डिस्टेंस पे? A/2। क्या बीच में आया कुछ?
इधर भी एक प्लेट रख दीजिए, उससे भी कितने डिस्टेंस पे, a/2। इधर भी एक प्लेट रख दीजिए, उससे भी कितने डिस्टेंस पे, a/2। क्या पैक्ड हो गया 3D सरफेस में? क्या वही गॉसियन सरफेस बनेगा इसका? मतलब सर इसके लिए क्या ऐसे ऐसे ड्रॉ अगर कर दें हम तो क्या एक क्यूब की तरह कुछ दिखाई देगा भाई? कुछ ऐसे बना लो, कुछ क्यूब की तरह दिखेगा। अब ये चारों तरफ आगे पीछे सब पैक्ड हो गया, तो टोटल कितने सरफेस आपने बनाए? 1 2 3 4 5 और एक तो दिया ही होता, समझ रहे हो? तो टोटल क्या 6 हुए ना। a/5 नहीं करना है, a/, क्या करना है, मतलब q/, क्या करना है, 6। समझ रहे हो? क्योंकि 6 फेसेस के लॉन्ग निकाल रहे हो, एक फेस से a/2 पे, इससे भी तो a/2 पे ही है, तो आंसर कितना आएगा? q/ε0 इसके लिए आता, मगर हमें टोटल 6 के लिए निकालना था, तो q/ कितना आता? 6 आता। समझ गए हो ना इतनी बात? क्लियर है? क्या अब यही गॉस थ्योरम अप्लाई करना सीख गए हो? गॉसियन सरफेस से कोई लेना देना नहीं, गॉसियन सरफेस कितना भी बड़ा हो जाए आंसर वही देगा जो हमें आना है। गॉसियन सरफेस के रेडियस से हमें लेना देना नहीं है। अगर इसका रेडियस बहुत बड़ा भी, जैसे मान लो मैं तुमसे गॉसियन सरफेस पूछूं, बताओ अगर यहाँ पे ये प्लस एक लाइन है, एक रॉड है, इस रॉड पे अगर चार्ज रखा है, हमसे बोला कि बताइए फ्लक्स निकालना है। एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज रखा है, मैंने बोला फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा? जी सर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब बताओ गॉसियन सरफेस कैसे होगा? ये पेन है, पेन को एक रॉड माना है, इस रॉड पे ही चार्ज रखा हूँ, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो इस चार्ज को क्या चारों तरफ से सिमेट्रिकल बंद करना पड़ेगा? तो क्या इसके लिए सिमेट्रिकल क्या सिलेंडर बनेगा क्या? अब सिलेंडर कितना भी बड़ा ले लो, देखो कोई बंदा हो सकता है r रेडियस का रखा है, r 2 सेंटीमीटर का है, तीसरा बंदा आया तो हो सकता है वो 20 सेंटीमीटर का गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस का साइज कितना भी बड़ा कर लो, आंसर क्या सबका सेम आएगा क्या? समझ रहे हो? मगर दोनों ने बनाया तो सिलेंडर ही है ना, समझ रहे हो? तो बनेगा सिलेंडर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना आना चाहिए। उसका शेप एंड साइज कितना बड़ा है इट मैटर नहीं करता, बट शेप तो वही रहेगा ना। तुम्हारा भी सिलेंडर था, मेरा भी, मैंने भी बनाया, मैंने भी सिलेंडर बनाया। अब बताओ, तुम खुद बताओ, अगर कोई भी एक सिलेंडर बनाता है जिसका रेडियस r लेता है और हाइट अगर उसका h लेता है, तो तुम सोच के बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ये क्वेश्चन ही है। h हाइट एक रॉड दिया था, इस रॉड पे ऐसे लेंथ था, इस गॉसियन सरफेस को डॉट डॉट कर देते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, बताइएगा, जिसका रेडियस हमने कंसीडर किया r और हाइट h की, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। बता सकते हैं कैसे निकालेंगे? मेरे पास कितने एरिया दिख रहे हैं? अरे 3 एरिया हैं। एक एरिया क्या ऊपर है, एक एरिया क्या नीचे है, और एक क्या कर्व है। 3 एरिया हो गए ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लेंथ पे है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, चारों तरफ बाहर निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या ऐसे बाहर ही निकल रही है क्या? एक ही तो बनाएंगे, ऐसे हमने बहुत हजारों इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, सब कहाँ निकल रही है, बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऊपर भी जाएगी? नहीं। अरे भाई लेंथ पे रखा है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बस बाहर निकलेगी। ऐसे समझो, जैसे ये रॉड है, इस रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसे दिखाई देगी चारों तरफ? इसी पे तो तुमने घेर के सिलेंडर बनाया है। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे ही तो दिखेगा, ये ऊपर वाला टॉप वाला है ऐसे। क्या वो बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर भी। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या मैं पहले इस वाले सरफेस के लिए, पहले वाले सरफेस के लिए, मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये कितना है 3 है, तो मैं क्या E.dA1 करूँगा, दूसरे वाले सरफेस के लिए E.dA2 करूँगा और तीसरे वाले के लिए E.dA3 करूँगा, और सबका कौन सा इंटीग्रेशन होगा? क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्या आंसर मिल जाएगा क्या? अब एक बात बताओ, थोड़ा बस यही देख लो, डॉट हटाओगे तो क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, बट एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90। और इस वाले के लिए भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 थी, बट एरिया वेक्टर किधर है? नीचे। तो अभी भी एंगल कितना है? 90। तो क्या DA1 एंड DA2 क्या जीरो हो गए? तो ओनली फ्लक्स किसके लिए बचेगा? DA3 के लिए ही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कहीं भी निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? कोई बताए? इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भाई? के। चार्ज कितना है इस पे? चार्ज, टोटल चार्ज क्यू है, बट लेंथ पे था ना, तो लेंथ पे चार्ज फैला होता है, तो क्या लेमडा के पास जाते हैं? लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है? एल। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होती तो क्या मैं लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या लिखता? एल। हाइट एल या एच जो भी दिया था, क्या वो लिख दिया जाता? क्यू अपॉन एच। समझ रहे इतनी बात? अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू बोलूँ तो क्या लिखता? लेमडा अपॉन लेमडा इंटू एच या लेमडा इंटू एल, जो भी तुम्हें समझ में आए लिखा जाता है क्या? अब यही बात यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या के क्यू की जगह पे क्या लेमडा इंटू एल लिख देता, अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? बोलो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है? आर रेडियस ही तो है, तो आर का क्या हो जाता है? स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम सोचो, बस हम तुमसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या के, अभी लेमडा क्यू मत डालो, टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू ही डाल दो। अरे ये कैपिटल क्यू डाल दो, कैपिटल क्यू की वैल्यू बाद में रख देना, लेमडा इंटू एल। तो कैपिटल क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर। अब बताओ एरिया कितना होगा? डी ए जुड़ते जुड़ते क्या पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोलो, तुम ही बताओगे। पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर एच। और भी बोलो भाई, कोई दो चार और देखो। 4/3 भी होगा, बोलो। किसी को नहीं पता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई? इतना सोचना तब क्यों था इसमें? आपको कॉमन सेंस लगानी है। अगर नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ कैसे। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बताऊँ कैसे निकालना है? एक सिक्के के ऊपर सिक्का 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 रख दो, तो क्या पूरा सिक्के का एक सिलेंडर बन जाएगा? और उस सिलेंडर का एरिया निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखो, आप कितने हाइट तक सिक्का रखे हो, और एक सिक्के का सरकमफियरेंस कितना है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और कितने हाइट तक? एच। निकल गया, खत्म। 2 पाई आर एच, यही तो होता है। तो इतना सोचना क्या है? कॉमन सेंस वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं तो रट के बैठे हो तभी भूल रहा है। क्या आर से आर कट जाएगा? कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। और के क्यू की जगह पे देखो ध्यान से, क्या लेमडा इंटू एल या लेमडा इंटू एच रख सकते हो ना? तो क्या रख के पूरी वैल्यू लिख लोगे यहाँ पे? वही इलेक्ट्रिक हमारा क्या होगा? फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अभी उसको अरेंज करके फॉर्म में लिखेंगे जब अभी वहाँ आगे डेरिवेशन होता है। मैं आपको बस तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे निकाला जाएगा। तो गॉस थ्योरम आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी हो। मैंने रॉड दिया था, आपने गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ किया है? सिलेंडर। समझ रहे हो? मैंने रॉड दिया था, गॉसियन सरफेस आपने कैसा ड्रॉ किया है? सिलेंडर। मैं आपको पॉइंट चार्ज दूंगा तो आप गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करोगे? स्फीयर। समझ रहे हो? जैसा मैं दे दूंगा उस हिसाब से आप गॉसियन सरफेस बना सकते हो। तो पहले जितना ये नोट कर लो, ये फिगर ऐसे बना बना के नोट कर लो कि याद रहेगा, बाकी हम आगे बताते हैं आपको। टाइम हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हो गया।
हो गया, नोट कर लिया। एक छोटा सा टॉपिक, इसी लास्ट टॉपिक जो कंसीडर किया ना उससे देख लो, हेडिंग डाल के देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। थोड़ा सही से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली चार्ज रॉड है। जैसे सपोज करो, बस ये देख लो, एक रॉड है, इस रॉड पे ऐसे हमने चार्ज रख दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है? क्या गॉस थ्योरम लगा सकते हो? गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया? गॉसियन सरफेस तुम्हें पता है, अगर ये रॉड है तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? क्या एक गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनेगा? क्या बना दिया सिलेंडर। इस सिलेंडर का रेडियस लेना पड़ेगा, कितना रेडियस कंसीडर करें? r, और इसकी हाइट को कितना ले लिया जाए? l या h, जो भी लेना है ले लेते हैं, ठीक है। ये हाइट l या h है, जो रॉड थी उसकी लेंथ l है, या हाइट उसको क्या कह सकते हैं? h बोल सकते हैं। अब मैं तुमसे बोलूं, बताओ फ्लक्स जो है, इसी फ्लक्स को क्या E डॉट ds बोला जाता है क्या, या E डॉट dA बोला जाता है क्या? ये E डॉट dA की वैल्यू किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इसी के इक्वल होता है? Q क्या है? इसके अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज है। थोड़ा बताना, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज होगा? तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इंटू में L। तो क्या यहाँ पे Q की जगह पे लैम्डा इंटू L रख सकते हैं। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स हटा दो, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल रहा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? लैम्डा इंटू L। E इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि यहाँ से हर जगह डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लें। अच्छा, डॉट हटेगा, तो डॉट हटता है तो हमेशा या तो 0 आता है, या तो 180 आता है, या तो 90 आता है। क्या यहाँ 90 आ पाएगा? नहीं। 90 आएगा किस सरफेस के लिए? 1 और 2 के लिए। 3 के लिए कभी आ पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब सर ये टोटल सरफेस के लिए था। टोटल सरफेस में मैंने बस कौन सा वाला सरफेस लिया है? तीसरा। कौन कौन 0 हो गया है? दूसरा वाला और पहला वाला। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। समझ गए हो ना इतनी बात? अब डॉट हटा होगा तो E डॉट DA और E के बीच में, थोड़ा बताओ, ये DA भी तो इधर ही निकल के आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो क्या दोनों के बीच में एंगल cos 0? cos 0 कितना होता है? 1। तो ओनली क्या E DA होगा इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा बताना DA अभी मैंने बोला DA जुड़ते जुड़ते पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई RL। क्या लैम्डा L अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ होगा? नहीं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या कांस्टेंट है। लैम्डा, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड बस किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी? खुद सोचो, क्या चार्ज से दूर जा रहे हो ना? चार्ज से जितना दूर जाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी? और इन्वर्सली तभी तो प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस E एंड R के बीच में अगर ग्राफ देखेंगे भाई, तो ये ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हो कितना आता है किसी इनफाइनाइटली रॉड के लिए? ये गॉस थ्योरम का यूज करके मैंने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालते थे, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका यूज करके निकाल रहे हो? गॉस थ्योरम का, जिससे आंसर है लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। चलिए नोट कर लीजिए, बस 1-2 टॉपिक है, कल लास्ट रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, कल ख़त्म कर दिया जाएगा।